बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये आज का जो रिएक्शन है सल्फोनेशन का रिएक्शन है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अभी वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी कंटिन्यू है। पहला रिएक्शन जो था वो नाइट्रेशन का था, सेकंड रिएक्शन हेलोजिनेशन का था, और ये अभी थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होती है, ये ऊपर आप देख रहे हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फानिक एसिड ग्रुप या सल्फानिक ग्रुप। SO3H जो है इसको सल्फानिक ग्रुप या सल्फानिक एसिड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो प्रोडक्ट जब SO3H अटैच हो जाए बेंजीन के साथ तो जो प्रोडक्ट बन जाता है वो सल्फानिक एसिड कहलाता है। तो इसी वजह से SO3H को, जैसे हम COOH को कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, तो इसी तरह SO3H को सल्फानिक एसिड ग्रुप या सल्फानिक ग्रुप कहा जाता है। तो जब हम बेंजीन के साथ सल्फानिक ग्रुप अटैच करते हैं तो इस रिएक्शन को हम सल्फोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फोनेशन। और ये याद रखना है कि जितने ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी बुक में है या जो आप पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सारे प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं ये आगे फिर मज़ीद मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में मज़ीद प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है इस रिएक्शन से, तो इस प्रोडक्ट को आगे डिटर्जेंट की तैयारी में यूज़ किया जाता है। तो एक लिहाज से इस तरह के रिएक्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से इसी चैप्टर के अंदर ये रिएक्शन इंक्लूड किए गए हैं। अब ये कि बेंजीन की अगर हम सल्फोनेशन करते हैं या बेंजीन के साथ हम सल्फानिक ग्रुप अटैच करते हैं तो बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ किया जाता है? तो ये आपको वर्ड नजर आ रहे हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों तकरीबन एक ही चीज है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 98% होता है। वाटर इसमें समझ ले के ना होने के बराबर होता है, बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये। और फ्यूमिंग इसलिए कहा जाता है कि इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, अगर आप इसकी बोतल खोल ले तो इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फ्यूम्स बाहर निकलना आपको नजर आएगी। तो इसी वजह से इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो जब आप बेंजीन की सल्फोनेशन करेंगे तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हमेशा यूज किया जाता है। और इसके बाद बेंजीन में एक हाइड्रोजन का एटम निकलकर उसकी जगह सल्फानिक ग्रुप आकर अटैच हो जाता है और बेंजीन सल्फानिक एसिड बन जाता है। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अगर ये फ्यूमिंग है तो उसमें SO3 है, तो इसी तरह ये भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेता है। तो दोनों हालतों में बहरहाल प्रोडक्ट आपके पास एक ही बनेगा, वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब असल चीज जो है वो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में आपको नजर आ रहे हैं। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में आप देखें कि दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके इससे एक बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। इस आयन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके साथ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और HSO4 नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसमें अब यहां पर एक बहुत समझ ले बड़ी कंफ्यूजन पेश आती है स्टूडेंट को, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जितने इलेक्ट्रोफाइल पढ़े हैं तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वो स्पीशी है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज यह है कि H3O पॉजिटिव, इसके ऊपर अगरचे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि SO3 जो है वो
एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। किसके तौर पर एक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। तो SO3 हमारे पास ओरिजिनल इलेक्ट्रोफाइल है, अगरचे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसके साथ 3 ऑक्सीजन के एटम अटैच है विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सल्फर से ज्यादा है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से इस सल्फर के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन इस पार्शियल चार्ज की डेंसिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से ये सल्फर का एटम क्या करता है कि ये यहाँ बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करके गेन कर लेता है और ऊपर वाले कार्बन के साथ जाकर ये बॉन्ड बना लेता है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि बेंजीन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 6 से है, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ सकते, लिहाजा इस ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ आप लोगों को एक चीज नजर आएगी कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई ऊपर सल्फर लेकर ऊपर वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये जो एडजेसेंट कार्बन है ये वाला, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। और जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अगर बेंजीन से ये पाई इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसकी कंजुगेशन, रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन और स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है ऐसी हालत में। अब बेंजीन रिंग अपनी स्टेबिलिटी दोबारा कैसे गेन करती है? तो ये जो ऊपर आपको HSO4 ये बना हुआ नजर आ रहा है, ये यहां से एक प्रोटॉन रिमूव कर लेगा H पॉजिटिव, और H इस बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये मैं शो कर रहा हूं इस बॉन्ड के, ये एरो की मदद से भी इसने शो किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन की रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे बेंजीन की रिंग जो है वो दोबारा अपनी हालत में आ जाती है। और यहाँ पे आप देखें कि HSO4 ये H जब गेन कर लेगा तो इससे बन जाएगा H2SO4। इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज जो आपको नजर आ रहा है ये इसके ऊपर नहीं है, बस न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा H2SO4, ये नेगेटिव चार्ज गलती से लगा हुआ है। अब यहाँ से एक चीज की कंक्लूजन हम कर लेते हैं कि ये जो दो मॉलिक्यूल है ऊपर जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इन दोनों में से एक मॉलिक्यूल कैटलिस्ट है और एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन करता है। तो जो कैटलिस्ट है वो यहां पर वापस आ जाएगा। अगले स्टेप में आप देखिए ये जो नेगेटिव स्पीशी बन जाती है, ये आपको नजर आ रही है यहां से यहां तक, तो ये आप देखें कि H3O पॉजिटिव, ऊपर जो H3O पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन का नेगेटिव एटम इससे एक प्रोटॉन गेन कर लेता है, यहां से H3O पॉजिटिव से एक प्रोटॉन गेन कर लेता है। तो प्रोटॉन देने के बाद H3O पॉजिटिव कन्वर्ट होता है वाटर में, और ये जब H गेन कर लेता है तो इससे बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म है। आप कोशिश कर लें कि इस मैकेनिज्म जितने भी है, क्योंकि मैकेनिज्म में ये कि ये जो कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ये आपको क्लियर करने के लिए, समझने के लिए ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीज को अच्छी तरह समझ जाए। बाकी ये कि जब आप मैकेनिज्म लिखेंगे तो मैकेनिज्म लिखने के दौरान आपको किसी किस्म के दरमियान में वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। जितना प्रोसेस होगा, जितने रिएक्शन के स्टेप होंगे वो आपको याद होना चाहिए कि जैसे ये मैकेनिज्म कितने स्टेप का है, ये 3 स्टेप का है। पहले स्टेप में ये बनता है, दूसरे में ये बनता है, तीसरे में ये बनता है। तो ये आपको आपके जहन में हो कि सल्फोनेशन का मैकेनिज्म जब भी आएगा तो इस रिएक्शन के कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। ऊपर वाला स्टेप भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेन स्टेप जो है वो 3 होते हैं। और फिर इस मैकेनिज्म में ये सब कुछ आप एरो की मदद से शो करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म में हम वर्ड्स की बजाय एरो का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर आप एरो का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपको जो भी पेपर मार्क करेगा वो आपको इसके मुताबिक मार्क्स नहीं देंगे। लिहाजा आप कोशिश कर ले कि मैथ की तरह इन मैकेनिज्म की भी आप अच्छी तरह रजिस्टर के ऊपर कॉपी में या रजिस्टर में अच्छी तरह इन पेज के ऊपर इनकी प्रैक्टिस कर लें। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको
फिर आप भूलेंगे नहीं, इनको आप फिर याद रखेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला रिएक्शन जो हमारे पास है वो फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन। अब देखिए ये दो रिएक्शन है, एक फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन है और दूसरा है फ्रेडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन। और मजमूई तौर पर इन दोनों रिएक्शन को हम एफसी रिएक्शन या फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन कहते हैं। शॉर्टकट अगर हम लिखते हैं तो एफसी रिएक्शन इनको हम लिखते हैं, पूरा पढ़ेंगे तो फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शंस, जिसकी फिर आगे दो टाइप्स होती है, एक है फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा रिएक्शन जो है वो फ्रेडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन है। अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। पहला रिएक्शन इसमें क्या है, फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन। ये वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, एफसी अल्काइलेशन भी इसको कहते हैं। अल्काइलेशन का वर्ड निकला है अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, किसी अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो ग्रुप ऑफ एटम बन जाता है वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है, या उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मीथाइल का ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप है, इथाइल का ग्रुप, प्रोपाइल का ग्रुप, तो ये सारे ग्रुप क्या कहलाते हैं, अल्काइल ग्रुप्स कहलाते हैं। तो अगर हम बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं तो आगे अल्काइल बेंजीन या अल्काइलेटेड बेंजीन बनता है। अल्काइल ग्रुप के लिए आप बेंजीन के साथ रिएक्शन किस चीज का करेंगे, तो रिएक्शन होता है इसमें अल्काइल हैलाइड्स का, इसका रिएक्शन होता है। ये वैसे अगला चैप्टर भी आप लोगों का इसी का है, अल्काइल हैलाइड का है, उसमें फिर आप और इसकी मजीद डिटेल भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे इसके नाम से वाज़ेह है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हैलाइड हेलोजन से निकला है, हेलोजन का एटम अटैच हो, क्लोरीन अटैच हो, ब्रोमीन अटैच हो अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो अगर बेंजीन के साथ हम अल्काइल का ग्रुप अटैच करते हैं या बेंजीन की हम अल्काइलेशन करते हैं तो बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ होगा, अल्काइल हैलाइड के साथ। आप मिथाइल अटैच करना चाहते हैं, अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल आ जाएगा। इथाइल अटैच करते हैं तो इथाइल आ जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, विच इज अ लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन ये हमेशा गेन करती है, क्योंकि एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये क्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर ले तब भी इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। लिहाजा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इट इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा यही कोशिश करता है कि कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है। कैटलिस्ट मींस कि ये रिएक्शन तो कर लेता है, उसमें हिस्सा लेता है, बट इट डजंट कंज्यूम। ये आप वापस में आखिर में वापस आ जाता है। तो यहां पर इसके ओराल रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये बेंजीन है, ये अल्काइल हैलाइड है, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। वैसे अगर आप रिएक्शन लिखते हैं तो ये H और X ये तो निकल जाएंगे, ये बना लेंगे HX, और इस H की जगह R आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, R H को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, R अटैच हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा अल्काइलेटेड बेंजीन या अल्काइल बेंजीन। अब नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन हो जाएगा, H की मौजूदगी में रिएक्शन हो जाएगा तो HCl निकल जाएगा और मिथाइल का ग्रुप इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा टॉल्यूइन। अगर यहाँ पर इथाइल है तो फिर यहाँ पर H निकल जाएगा, Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा और इस H के बाद अल्काइल ग्रुप इथाइल आ जाएगा, तो बन जाएगा इथाइल बेंजीन। बहरहाल ये रिएक्शन कभी कभार इस शेप में भी आता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू टॉल्यूइन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये जर्नली ज़हन में रखें कि अगर आपने किसी भी अल्काइल ग्रुप को अटैच करना हो बेंजीन के साथ तो इसके लिए आप हमेशा
रेडलकॉफ अल्काइलेशन, या इसको हम कभी कभार सिंपल अल्काइलेशन भी कहते हैं, तो अल्काइलेशन का रिएक्शन करेंगे। अब इसके बाद अगर आपने प्रोपाइल भी अटैच करना हो, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड वाले अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के देते, तो प्रोपाइल के लिए भी आप सेम यही रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म जो है वो इन्होंने मिथाइल के साथ दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए तो वो मैकेनिज्म भी सेम इसी तरह होता है। तो अगले स्लाइड में हम अब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखिए मैकेनिज्म में क्या है, ये अल्काइल क्लोराइड है, ब्रोमीन है तो फिर यहाँ आयरन ब्रोमाइड या एल्यूमिनियम ब्रोमाइड भी आप लिखेंगे, क्लोरीन है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें कार्बन और इस क्लोरीन के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। एल्यूमिनियम क्लोराइड इस क्लोरीन एटम को इन दोनों इलेक्ट्रॉन समेत, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉन समेत ये क्लोरीन का एटम एल्यूमिनियम क्लोराइड गेन कर लेता है। तो इससे आगे एल्यूमिनियम क्लोराइड नेगेटिव आयन बन जाएगा, और जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ चला गया, जो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये अल्काइल जो ग्रुप है वो आगे इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। एक चीज आप और नोट कर ले, नीचे इसी रिएक्शन को इस तरह भी लिखा गया है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आर पॉजिटिव के को इधर लगाकर भी ये रिएक्शन लिख सकते हैं, उसको साइड पे कर ले, यहाँ पे रख ले, आर पॉजिटिव भी इधर आप लिख सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन एंड विल ट्राई टू गेन दिस इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक कर लेगा, और ऊपर वाले कार्बन के साथ अगर इसने बॉन्ड बना लिया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चले जाएंगे, तो नीचे वाले ये जो कार्बन है इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। इससे बेंजीन, जैसे मैंने शुरू में मेंशन कर लिया कि इससे बेंजीन रिंग की जो स्टेबिलिटी है दैट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाती है, क्योंकि बेंजीन की स्टेबिलिटी इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, या 3 पाई बॉन्ड्स की वजह से होती है। अगर वो पाई बॉन्ड उधर चला गया तो बेंजीन की रिंग की स्टेबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन बेंजीन रिंग अपनी स्टेबिलिटी दोबारा गेन कैसे करती है, या दोबारा बेंजीन की रिंग कैसे बनती है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, ये जो नेगेटिव आयन बनता है ये वाला, ये नेगेटिव आयन एक्ट करता है एज अ बेस। वो जर्नल मैकेनिज्म में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि बेस आकर फिर बेंजीन का एक प्रोटॉन रिमूव करता है, तो ये बेस आ जाएगा और यहां से ये एक प्रोटॉन रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा, प्रोटॉन रिमूव कर लेगा, और प्रोटॉन के रिमूव होने के बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर दोनों आ जाएंगे। जब ये दोनों आ जाएंगे तो इससे बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी दोबारा बन जाएगी, साथ ये H और Cl मिलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा और AlCl3 बन जाएगा। तो इस रिएक्शन का ये आखिरी स्टेप है, आप कोशिश कर ले कि इसकी भी प्रैक्टिस कर ले। अगर कोई मसला आपको आ रहा है तो फिर आप मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह दोबारा वो चीज़ क्लियर करा दूंगा। अगर ये कोशिश कर ले कि मैकेनिज्म की आप बार बार प्रैक्टिस कर ले। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह।